Welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the BPCE 011 of School Psychology. This is next part from Block 3 Unit 1. तो अब हम डैसलेक्सिया के बारे में जानेंगे 1.4.8. ये डैसलेक्सिया होते क्या है? तो दिस इज ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इज न्यूरोलॉजिकल इन ओरिजिन. कहते हैं ये एक खास प्रकार का लर्निंग डिसेबिलिटी होती है. डिसेबिलिटी का मतलब होता है जिसमें आप सक्षम नहीं हो पाते हैं लर्निंग करने के लिए. दैट इज न्यूरोलॉजिकल इन ओरिजिन, मतलब जिसका जन्म जो है न्यूरोलॉजिकल होता है, मतलब ब्रेन से संबंधित होता है ये. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टीज विद एक्यूरेट एंड और फ्लुएंट वर्ड रिकॉग्निशन एंड बाय पुअर स्पेलिंग एंड डिकोडिंग एबिलिटीज. और इसको खास करके किससे पहचाना जाता है? तो इसमें क्या होते हैं कि ठीक या फ्लुएंट तरीके से अगर वर्ड को पहचाना जाए तो उसमें समस्याएं होती है, और जो स्पेलिंग होती है बच्चों की वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, पुअर होती है, और उनके अंदर में मीनिंग निकाल करके समझने की क्षमता नहीं होती है. डिकोडिंग एबिलिटीज़ जो दे रखे हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखे हैं. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स. कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और लर्निंग डिसऑर्डर्स. तो इसमें specific learning disabilities are diagnosed particularly when children are engaged in academic activity in school. कहते हैं कुछ खास प्रकार की लर्निंग अगर डिसेबिलिटी हो तो उससे पहचान ली जाती है, खास करके जब बच्चे स्कूल के कार्यकलाप में या एक्टिविटी में जब वो लगे रहते हैं. तो दिस इज अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स वन और मोर ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस which are required in understanding or using language spoken or written. Which disorder? कहते हैं ये एक ऐसे प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक जो मुख्य जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो शामिल होते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है लैंग्वेज को यूज़ करने की या समझने की, बोलने की या लिखने की, जो कि डिसऑर्डर होती है. दिस may be manifested in the imperfect ability to listen, think, speak, read, write, spell or do mathematical calculations. कहते हैं इसमें एक अपूर्ण प्रकार के, जिसमें परफेक्टनेस ना हो, इम्परफेक्ट हो, उसकी एबिलिटी जो है साफ साफ दिखाई पड़ सकती है, मैनिफेस्ट हो सकती है. खास करके सुनने की, थिंकिंग करने की, बोलने की, पढ़ने की, राइट करने की, स्पेलिंग करने की, या कोई भी अगर गणित का कैलकुलेशंस है तो उसको करने की. Even having average or above average intelligence, these children perform poorly in academic tasks such as reading, writing and arithmetic. कहते हैं कि एवरेज या उससे जो ऊपर जो इंटेलिजेंस होती है वहाँ तक में भी इन बच्चों की जो एकेडमिक टास्क होती है बहुत ज़्यादा पुअर होती है, पर पुअरली रूप से परफॉर्म करते हैं, खास करके रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक में. अरिथमेटिक मीन्स अंकगणित होते हैं. नेक्स्ट है आपके learning disability is believed to be present if there is substantial difference between expected and actual performance based on intelligence, ruling out other contributing factors such as poor learning teaching environment, second language etc. ऐसा विश्वास किया जाता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो होते हैं वो मौजूद होनी चाहिए या होते हैं अगर इसमें कुछ मजबूत डिफरेंस दिखाई पड़ती है, खास करके एक्सपेक्टेड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जितनी उम्मीद की जाती है और जो बच्चा दिखाता है, जो कि इंटेलिजेंस पे आधारित होती है. उसके बाद दूसरे जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं उनको भी ये दिखा रहे होते हैं, जैसे कि पुअर लर्निंग टीचिंग एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट जो है वो उतना अच्छा बेहतर नहीं है बच्चों के लिए जिससे वो सीख सके, जिससे उसको सिखाया जा सके, या दूसरी लैंग्वेज जो होती है सेकेंड लैंग्वेज एट्सेट्रा. For diagnosis of a specific learning disability, the person should not only have at least appropriate intelligence for learning the subject of instruction, should have adequate opportunity of appropriate instruction, and should not have socio-cultural constraints that may affect. कहते हैं कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को डायग्नोज करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए पर्सन को केवल जो है कुछ खास या कुछ उचित प्रकार की इंटेलिजेंस लर्निंग के लिए नहीं होनी चाहिए. जिस सब्जेक्ट को उनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उनके पास जो है पर्याप्त मात्रा में
जो है उनको पर्याप्त मौका होना चाहिए एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन के लिए, कि जो है वो सही तरीके से इंस्ट्रक्शन को समझ सके, और उनके ऊपर कोई सामाजिक या कल्चर का बंधन नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो उनको प्रभावित कर सकता है, दैट में अफेक्ट। दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद दिस प्रॉब्लम। और ये कुछ जो आवश्यक जो है कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशंस हैं इस प्रकार के जो प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं उनको पहचान करने के लिए या आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट है, here substantial difference between means the difference between levels of intelligence and academic performance is technically more than 2 standard deviations on a standardized test of academic achievement measuring these academic skills। कहते हैं यहाँ पे substantial difference है वो किस किस के बीच है। तो ये जो डिफरेंस है वो जो इंटेलिजेंस की लेवल है और एकेडमिक परफॉर्मेंस है उनके बीच है, जो टेक्निकली रूप से जो 2 स्टैंडर्ड है यहाँ पे जो डिविएशंस में 2 स्टैंडर्ड ज़्यादा होते हैं, मोर देन 2 स्टैंडर्ड। किसके ऊपर? तो एक प्रकार की टेस्ट की जाती है जिसको स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट कहा जाता है। खास करके ये टेस्ट तब की जाती है जब एकेडमिक स्किल को मापा जाता है या मेज़र किया जाता है। Now this disability is identified by using measures called response to intervention RTI। कहते हैं अब इस प्रकार की जो अयोग्यताएं होती है उसे एक प्रकार की जो है तरीके से उसको पहचाना जाता है जैसे कि रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन कहा जाता है। That is not by using standardized measures alone। इसका मतलब है केवल standardized measures को ही केवल प्रयोग करके नहीं किया जाता है, but by examining their response to intervention in specific areas of disability and provision of special services for them। बल्कि कुछ खास क्षेत्रों में जो इंटरवेंशन होती है, हस्तक्षेप होती है, उनका क्या उत्तर होता है, और ख़ास करके जब वो नहीं कर पाते उन कामों को, या कुछ खास जो सर्विस दिए जाते हैं उनको करने के लिए, उनके लिए जो नियम बनाया जाता है उसका वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं, उसके लिए यहाँ पे दे रखे हैं। However, the regulation prevalent in given state or regional authority determine the school practices in diagnosis। कहते हैं फिर भी जो रेगुलेशंस होती है जो इन सभी स्टेट और रीजनल अथॉरिटी में दिखाई पड़ते हैं या पहले से मौजूद होते हैं, वो स्कूल प्रैक्टिसेस को निश्चित करते हैं, निर्धारित करते हैं, खास करके डायग्नोसिस के समय में। नेक्स्ट दे रखे हैं, इन अ मल्टीकल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल बैकग्राउंड लाइक आर्स वन नीड टू बी केयरफुल अबाउट द डायग्नोसिस। कहते हैं ऐसा जगह जहाँ पे कल्चर रंग बिरंगा है, बहुत तरह का है, या बहुत भाषी वाला जगह है जहाँ पे बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है, उसी को मल्टीलिंगुअल कहा गया है, जैसे हम सब का है। आपको पता है कि इंडिया में जो है कितने तरह की भाषाएं हैं, तो इसमें आदमी को जो है कहते हैं चौकन्ना रहने की जरूरत होती है डायग्नोसिस के समय में, अबाउट द डायग्नोसिस। एज यू डू नॉट हैव स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक डिजाइंड फॉर असेसिंग एकेडमिक अचीवमेंट एट डिफरेंट ग्रेड लेवल्स। क्योंकि हमारे पास जो है वो रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक जैसी जो है उसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं होते हैं, जिससे कि एकेडमिक अचीवमेंट की जजमेंट किया जाए, असेस किया जाए अलग अलग क्लासेस में या अलग अलग ग्रेड लेवल्स पर में। हैंस द असेसमेंट इज लार्जली करिकुलम बेस्ड। और इस तरीके से जो मूल्यांकन है या असेसमेंट है वो अधिकतर तरीके से करिकुलम बेस्ड होते हैं, जैसा करिकुलम पाठ्यक्रम बनाया गया है उस हिसाब से होते हैं। While doing such assessment, the influence of age of enrollment in school, instructional environment in school, and support in home setting require careful consideration। कहते हैं इस प्रकार के मूल्यांकन करते समय जो स्कूल में जो बच्चे कितने आते हैं, उनकी क्या उम्र है, उनका क्या प्रभाव है, उसको देखा जाता है। जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसका माहौल कैसा है स्कूल में, उसी को इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट इन स्कूल कहा गया है। साथ में जो घर का माहौल है उसमें उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट इन होम सेटिंग। तो इन सभी को जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार विमर्श की जरूरत होती है, रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन।
Under circumstances when it is difficult to ascertain these, the term learning difficulties more appropriate to use for underachievement in reading, writing and arithmetic. कहते हैं परिस्थितियों के अंतर्गत जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जब इन सबको निश्चित करना डिफ़िकल्ट होता है तो जो शब्द लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा उचित हो जाते हैं, खास करके रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक जैसे चीज़ों में अंडर अचीवमेंट का प्रयोग करने के लिए, जो यूज़ फॉर अंडर अचीवमेंट। अंडर अचीवमेंट मतलब जो अचीवमेंट पूरा नहीं है, जो अचीवमेंट अभी चल ही रही है। नेक्स्ट है आपके दिस अकर्स इन 3 मेजर कैटेगरीज। यह मुख्य जो है 3 कैटेगरीज में होते हैं, रीडिंग करने में, मैथमेटिक्स में और लिखे हुए जो चीज़ें हैं उसमें दे रखे। रीडिंग प्रॉब्लम्स जनरली अकर बिफोर द एज ऑफ 7 years ऑफ एज। कहते हैं जो पढ़ने की जो समस्या है वो 7 वर्ष की उम्र से पहले ही जो है आमतौर से दिखाई पड़ते हैं। दिस इज फॉलोड बाय प्रॉब्लम्स विद स्पेलिंग्स एंड रिटन लैंग्वेज एक्सप्रेशन बाय द एज ऑफ 8 years। और इसके बाद जो समस्या होती है वो होती है स्पेलिंग की और लिखा हुआ लैंग्वेज जो कुछ बताता है, और ये होती है 8 साल की उम्र तक, बाय द एज ऑफ 8 years। Mathematical learning disorders often are not detected until after rote memorization has ended and application of more abstract skills is necessary। कहते हैं यहाँ पर में जो मैथमेटिकल लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं वो अक्सर नहीं पकड़े जाते हैं या डिटेक्ट होते हैं जब तक कि रोट मेमोराइजेशन ख़त्म ना हो जाए। रोट मेमोराइजेशन का मतलब रट्टा करके, मार करके खाली याद करना, किसी चीज़ को याद करना, फिर से उसको रिपीट करना, फिर से उसको याद करना, याद नहीं हुआ तो। और जब ये प्रोसेस एंड हो जाती है तब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है एब्स्ट्रैक्ट स्किल्स की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर देने की ज़रूरत होती है। एब्स्ट्रैक्ट स्किल्स का मतलब होता है जिसमें कि आप किसी चीज़ को जो है सही तरीके से समझ सके, किसी चीज़ के बारे में, उनके गुण के बारे में जान सके कि आखिर में ये चीज़ क्यों है ऐसा। नेक्स्ट आपके 1.4.9 में यह है मेंटल रिटार्डेशन। तो दिस इज बेस्ड ऑन बोथ IQ एंड डेफिसिट इन फंक्शनिंग। यह फंक्शनिंग और जो कमियां हैं या IQ में, उन दोनों के ऊपर आधारित होती है। इट इज़ नॉट सिंगल सिंपल सिंड्रोम बट रैदर ए स्टेट ऑफ इम्पेयरमेंट। कहते हैं ये सिंगल सिंपल जो है वो बीमारी का एक जखीरा नहीं होता है, सिंड्रोम जो दिखाता है इसमें, बल्कि एक अलग प्रकार की जो है खराबी की अवस्था होती है। बाय डेफिनेशन, टू हैव द लेवल मेंटल रिटार्डेशन द पर्सन मस्ट हैव एन IQ बिलो 70 एंड इम्पेयरमेंट्स इन एडेप्टिव फंक्शनिंग इन एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग एरियाज: communication, self-care, home living, social interpersonal skills, use of community resources, self-direction walk। कहते हैं डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो लेवल जो होती है मेंटल रिटार्डेशन की, अगर उन किसी के अंदर होते हैं तो पर्सन की जो IQ लेवल होती है वो 70 से नीचे ज़रूर होना चाहिए, और उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम या इम्पेयरमेंट्स हो जाती है, ख़राबी हो जाती है कि एडेप्टिव फंक्शनिंग नहीं कर पाते, अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं कई बार में, खास करके नीचे 2 एरिया में, बोलचाल में, अपने आप को केयर करने में, होम लिविंग घर में रहने में, सोसाइटी में आपस में बात करने में या आपस के काम में, कम्युनिटी रिसोर्सेज को यूज़ करने में, खुद को दिशा निर्देश करने में या काम करने में। लेज़र, हेल्थ एंड सेफ्टी भी जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेज़र का मतलब फुर्सत में काम करना, हेल्थ उनका कैसा है और सेफ्टी कैसी है। ऑनसेट मस्ट बी बिफोर द एज ऑफ 18 years। कहते हैं जो मेंटल रिटार्डेशन होते हैं वो 18 वर्ष की जो उम्र होती है उससे पहले ज़रूर हो जानी चाहिए। देयर आर 4 levels ऑफ मेंटल रिटार्डेशन: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। कहते हैं 4 लेवल होती है मेंटल रिटार्डेशन के, जिससे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड होती है। इस सब के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है और आप उसको देख सकते हैं अदर पार्ट्स ऑफ वीडियोज़ में। नेक्स्ट दे रखे हैं 1.4.10 में मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। इन दिस
चिल्ड्रन हैव डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज। इसमें जो है बच्चे होते हैं उनको लैंग्वेज को बोलने में, बताने में और अंडरस्टैंड करने में कठिनाइयाँ होती है। द डिसऑर्डर में बी रिक्वायर्ड और एक्वायर्ड और डेवलपमेंटल। डिसऑर्डर या तो किसी को देख करके उसके अंदर आ जाती है, एक्वायर की जाती है, या समय के साथ हो जाती है उसके अंदर में, डेवलपमेंटल हो जाती है। 1.4.11 में है अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। इन दिस चिल्ड्रन इग्नोर और एडल्ट्स रिक्वेस्ट एंड रूल्स। एल्डरली होना चाहिए यहाँ पे। इसमें बच्चे क्या होते हैं, जो बड़े होते हैं खास करके किसी की बात को नहीं मानते हैं, ना किसी की रिक्वेस्ट को मानते हैं, या बच्चों के अंदर में इनकी डिले हो जाती है, नियम कानून को जो है तोड़ देते हैं। दे मे बी पैसिव फाइंडिंग वेज टू एनवाय अदर्स और एक्टिव वर्बली सेइंग नो। वो हमेशा कोई ना कोई गलत रास्ता निकालता रहता है दूसरों को तंग करने के लिए, या बोल करके कह देता है कि ये काम मेरे से नहीं होने वाला है। दे ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिस्टेक्स एंड डिफ़िकल्टीज। वो दूसरों को अपनी गलती और कठिनाइयों के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। व्हेन आस्क्ड व्हाई दे आर सो डिफाइंड, दे मे से दैट दे आर ओनली एक्टिंग अगेंस्ट अनरीजनेबल रूल्स। जब उनसे पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों है, इस तरीके से डिफाइंड क्यों करते हैं, तो वे साधारण रूप से कह सकते हैं कि वे जो नियम बनाए गए हैं उनके लिए वो अनुचित है, उनके हिसाब से नहीं है, और इसी कारण से वो ऐसा एक्ट कर रहा है।